हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो बेटा है, उसमें यूनिफॉर्म वर्ड है, उसका मीनिंग ये होता है कि एट एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट द वेलोसिटी बिकम सेम। ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगी। तो यहाँ पे एक डायग्राम भी मैंने बताया है। ये ओरिजिन पॉइंट है अपना, ओरिजिन पॉइंट से एक लाइन को हमने एक्सटेंड किया है। ये देखो, ये सर्कुलर मोशन है, तो ये सर्कल का 25% पार्ट जो है मैंने यहाँ पे शो किया है। पूरा सर्कल है ऐसे मान लो, ठीक है, उसका थोड़ा ही पार्ट लिया है। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कोई p पार्टिकल p पॉइंट पे है जिसका पोजीशन वेक्टर r है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो पार्टिकल p डैश पे पहुँचता है। कौन से टाइम पे? t इज इक्वल टू t टाइम पे। ओके, और वहाँ पे उसकी वेलोसिटी है वो v डैश है, उसका पोजीशन वेक्टर r डैश है, और यहाँ पे वेलोसिटी है वो v है। और आप जानते हो ऑलवेज यहाँ पे जो कर्व टाइप होता है तो उसमें जो वेलोसिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है? उससे टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, उसके डायरेक्शन उसके टेंजेंशियल होती है। ठीक है, तो ये हो गया v और यहाँ पे हो गया v डैश। नाउ व्हाट अबाउट दिस वेक्टर? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पोजिशन वेक्टर, द फाइनल माइनस इनिशियल। So what about the uniform circular motion? It is the motion in which at every point its velocity would be same. At time t is equal to 0, a particle is at point P with पोजीशन वेक्टर r। एट टाइम t इज इक्वल टू t, पार्टिकल इज एट पॉइंट p डैश विथ पोजीशन वेक्टर r डैश। ओके, यहाँ पे इसकी पोजीशन वेक्टर कौन सा है? r है, और ये r डैश है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना बनेगा? सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वुड बी डेल्टा r डैश माइनस r। और p पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? v जितनी, और p डैश पे वेलोसिटी कितनी है? v डैश जितनी। ओके, तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक डायग्राम जो हमने बताया है, उसमें एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ट्राइंगल ओ पी पी डैश। उससे इक्विवेलेंट एक ट्राइंगल हम अज्यूम करते हैं, जी एच आई। assume
इक्विवेलेंट ट्राइंगल ऑफ OP डैश टू GHI। मतलब यहां पे इस डायग्राम में जो आपको डेल्टा आर मिल रहा है वो यहां पे मैंने डेल्टा वी लिया है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर कंसिडरिंग हियर ए आर वेक्टर विथ अ वेलोसिटी v। सो ये ए वाली जो साइड है उसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पे r डैश लिया है तो उसकी वेलोसिटी v डैश है, तो यहाँ पे मैंने v डैश लिया तो ए डेल्टा v मिलेगा। और डेल्टा v इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, v डैश माइनस v। क्लियर? तो ये हो गया अपना इक्विवेलेंट ट्राइंगल। अभी देखो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? तो एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अगर उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखे तो आपको मिलेगा a, एवरेज निकल जाएगी, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t। ओके, तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल, एक तो OPP डैश इज इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल GHI, इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे बेटा पहला कौन सी साइड लेते हैं? डेल्टा V। ओके, और इसकी साइड लेते हैं यहाँ पे V, यही ट्राइंगल की डेल्टा V डिवाइड बाई V। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? डेल्टा V से इक्विवेलेंट क्या है? यहाँ पे डेल्टा R, और V से इक्विवेलेंट क्या है? R। तो R हमें किसकी वैल्यू चाहिए? डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा T की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो डेल्टा V को मैं इस साइड पे लेके जाता हूँ, तो V डिवाइड बाय R इंटू डेल्टा R। अब ये पूरा टर्म जो है वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखते हैं, तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। ओके, ऐसे मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो इसमें से वेक्टर सिंबल निकल जाएगा, ये हो गया V बाय R इंटू डेल्टा R एंड डिवाइड दिस इक्वेशन विथ टाइम। यहाँ पे भी डेल्टा t से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो सेम यहाँ पे भी डेल्टा t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अभी डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा t है तो V बाय R, और आप जानते हो ये तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, दैट मीन्स V हो गया अगेन। ठीक है, उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेते तो डेल्टा R डिवाइड बाय डेल्टा t, वो तो V हो गया, दैट मीन्स डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। यहाँ पे जो स्मॉल r है उसकी जगह पे मैं कैपिटल R अज्यूम करूँ तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका V स्क्वायर बाय कैपिटल R। ओके, चलो ये V स्क्वायर बाय कैपिटल R को वहाँ पे रखो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अभी उसको AC बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमने एक्सेलरेशन लिया है ना वो सर्कुलर एक्सेलरेशन लिया है।
क्योंकि सर्कल के रिगार्डिंग लिया है इसलिए उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, C फॉर सेंट्रीपिटल। ओके, एंड नाउ पुट द वैल्यू v²/r। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नाउ, AC इज व्हाट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डन। So what about the centripetal force? Centripetal force. तो F is equal to ma is a formula of force, but for centripetal we have to put here C. तो Fc is equal to m and AC का फॉर्मूला हमारे पास है v²/r। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। डन। अभी दूसरा टर्म है यहां पे एंगुलर वेलोसिटी। वैसे यहां पे थ्योरी कंप्लीट हो गई है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी कुछ टर्म्स है वो भी हमें समझने हैं साथ में। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंट बाय ओमेगा, सिंबल ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो फिर से एक बार मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। इस सर्कल का छोटा पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, हियर इट इज अ सेंटर, यहाँ पे अपना P है, यहाँ पे P डैश पॉइंट है। ये कौन सा है? उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यहाँ पे बेटा क्या हो गया, तो एंगल क्रिएट हो रहा है डेल्टा थीटा जितना, ये O पॉइंट है। ये R लिया था हमने, यहाँ पे R डैश सपोज किया था, यहाँ पे वेलोसिटी V थी और यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंशियल के फॉर्म में V डैश थी। ये डेल्टा R था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अभी एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, तो उसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है। एंगल इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? आर्क बाय रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो एंगल दैट मीन्स डेल्टा थीटा ईयर। आर्क देखो, ये आर्क जो है उसकी वैल्यू है डेल्टा आर, और रेडियस मान लो सपोज मैंने आर लिया है यहाँ पे। आया समझ में? तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, बट यहाँ पे जो आर्क है वो डेल्टा आर है, उसके रिस्पेक्ट में मैं डेल्टा वी भी ले सकता हूँ। ओके, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, जिससे आपको फॉर्मूला मिल सकता है डेल्टा आर बाय आर का फॉर्मूला। अभी जो ये फॉर्मूला है उसको हम टी से डिवाइड करते हैं, ये हो गया डेल्टा टी। 1/r को ऐसे निकाल दिया बाहर, ये डेल्टा आर और डेल्टा टी। अभी याद रखो एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा, उसका फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं डेल्टा थीटा, क्योंकि पार्टिकल ऐसे जा रहा है सर्कुलर मोशन में। तो ओमेगा जब होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर वेलोसिटी के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में होगा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा एंड टाइम इज डेल्टा टी। सो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज गिवन बाय ओमेगा। ओमेगा हियर 1/r हियर एंड v। अभी r को मैं फिर से कैपिटल R अज्यूम करूँ और r को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन, so it gives the relation between linear velocity and angular velocity. What is v here? Linear velocity. What is omega here? Angular velocity. ओके, ये हो गई linear velocity और ये हो गई angular velocity.
ये दोनों के बीच का रिलेशन आए। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का ये भी याद रखना है, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। अभी बात करते हैं हम, हमारे पास v की वैल्यू है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो जस्ट आपके सामने ही है इस पार्ट में। AC का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, v² बाय आर। AC इज इक्वल टू v² बाय आर। अभी v इज इक्वल टू क्या जानते हो आप, आर ओमेगा रखो इसमें, तो AC इज इक्वल टू r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो AC का फॉर्मूला और एक मिला आपको r ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ओके, दूसरे दो टर्म्स है, जैसे केमिस्ट्री में तो पढ़े ही होंगे आप, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। किसी पार्टिकल को, मान लो ये आर रेडियस है, उसका सर्कल है, कोई पार्टिकल यहाँ से अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है ऐसे, ठीक है। किसी पार्टिकल को यहाँ से पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। ये टाइम टेकन बाय any particle to complete one revolution। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में ऐसे कितने रोटेशन हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो अगर मान लो कि मैं स्पीड का फॉर्मूला बनाऊं तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू होगा यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से पूरा सर्कल जो कंप्लीट किया है, इसलिए डिस्टेंस होगा उसका सरकमफरेंस और डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर t को सब्जेक्ट बनाऊँ तो t इज इक्वल टू होगा 2πr डिवाइड बाई v। भी आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो ये टाइम पीरियड जो है और फ्रीक्वेंसी उसका रिलेशन 1/ν का है। 1/ν, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो हो गया 2πr डिवाइड बाई v। न्यू को सब्जेक्ट बनाया, v ऊपर गया और यहाँ पे आया 2πr। तो ये न्यू का एक फॉर्मूला मिला आपको, ठीक है। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिला। तो न्यू इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू v डिवाइड बाई 2πr। v डिवाइड बाई 2πr। अभी ओमेगा का और एक फॉर्मूला है। ओमेगा इज इक्वल टू, याद रखो, 2π डिवाइड बाई टी। 2π इसलिए लेते हैं क्योंकि पूरा जब सर्कल कंप्लीट होता है ना, तब 2π रेडियन होता है, 360 डिग्री जिसको हम बोलते हैं। तो पर सेकंड एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट हुआ तो 2π रेडियन लिया, पर सेकंड 2π, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π और 1/t इज इक्वल टू तो न्यू होता है। जिसमें ओमेगा होता है उसको बोलते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद रखो, ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और ये तो हमारी लीनियर फ्रीक्वेंसी है। तो ये तो रिलेशन हो गया।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हो गया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। फिर से एक बार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ये सरकमफरेंस डिवाइड बाय टाइम। अभी टाइम को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, अभी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है 1 डिवाइड बाई न्यू, टी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई न्यू इज इक्वल टू ए 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। अभी इसमें से न्यू को सब्जेक्ट बनाओ तो वी ऊपर जाएगा, 2 पाई आर नीचे आएगा। अभी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई टी इज इक्वल टू न्यू होता है कि नहीं। ओके, तो ये होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये होगी अपनी लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे जो मैंने बॉक्स बनाए ना, जितने भी फॉर्मूलाज में, वो आपको हाइलाइटर से हाईलाइट करने हैं, ठीक है। तो JEE नीट की एग्ज़ाम में भी ये यूज़ हो सकते हैं। और दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स का आपकी मेंटालिटी इस टाइप की होती है कि भाई सर ने अभी चैप्टर आज कंप्लीट कर दिया, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा, तो अपना भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपका जो बोर्ड ने आपको जो पेपर स्टाइल दी है 11 साइंस में, उसमें 1 मार्कर के क्वेश्चन रखे। तो 1 मार्कर में क्या है, तो 1 मार्कर में याद रखो, मैं आपको 1 बाई 1 काउंट करवाता हूँ। एक तो MCQ है, MCQ 1 मार्क्स में आ सकते हैं। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। थर्ड है स्टेटमेंट्स, उसके बाद है डेफिनेशंस, उसके बाद है ट्रू फॉल्स, उसके बाद है मैचेस, ठीक है। तो ये सारे जो टर्म्स है, डायमेंशनल फॉर्मूलाज, ये सारे जो है मैं टर्म्स जितने भी बोला, वो सारे टर्म्स आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं। सो व्हाट इज योर ड्यूटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनी चैप्टर? यू हैव टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, you have to highlight the formulas of each and every topics, and then after you have to refer any reference book for resolving your MCQs, true false, matches, statement, definition, whatever। तो पूरा यहाँ पे देखो, आज अपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझा है, तो ऐसे पूछ सकते हैं डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन, डिराइव तो नहीं पूछ सकते, बट गिव द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो 1 मार्कर का क्वेश्चन हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो ये आपने अच्छे से अगर हाईलाइट किया होगा और रेफरेंस बुक में से पढ़ा होगा आपने अच्छे से, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।